साथियों नमस्कार। आप जानते हैं कि कोचिंग जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर यूपीएसआई का केजीएफ बैच ऑनलाइन मोड में चल रहा है ऐप पर और वेबसाइट www.coaching.in पर। उस बैच के लिए मैं आपको मूल विधि पढ़ाता हूँ। मूल विधि के सिलेबस की चर्चा हमने पहले वीडियोज़ में कर ली है। आज दूसरा वीडियो है, यह भी जो है डेमो के रूप में उपलब्ध रहेगा यूट्यूब चैनलों पर। इसके बाद के सारे मूल विधि से संबंधित मेरे वीडियोज़ पेड वीडियोज में ही रहेंगे, यानी आपको जो है जनरल डोमेन में नहीं मिलेंगे। या तो आप ऐप पर पाएंगे या तो वेबसाइट पर पाएंगे, तभी मिलेगा जब जब आप जो है उस कोर्स की फ़ी पेड कर दिए होंगे। आज के इस वीडियो का जो मकसद है वह है भारतीय दंड विधान और दंड प्रक्रिया संहिता की परिचय प्रस्तावनाओं को लेकर के है कि आईपीसी क्या है, क्यों बनाया गया, इसमें क्या पढ़ना है, सीआरपीसी में क्या पढ़ना है, क्या पूरी धारा रटनी है या फिर किस तरीके से इसको आगे जो है बढ़ाना है। इस वीडियो का यही मकसद है। वीडियो बहुत छोटा रहेगा, वीडियो बड़ा नहीं रहेगा। तो जो लोग अभी भी जो है विचार कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो कोचिंग जंक्शन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन करिए, परचेज करिए। यूपीएसआई के जेब बैच बहुत सस्ती फीस है। या अगर आप ऑफलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं तो प्रयागराज सेंटर पर जो है आरोपी बाग के निकट हम लोगों का जो है ऑफलाइन सेंटर है, कोचिंग जंक्शन का ऑफलाइन सेंटर है, जिसमें सारे कोचिंग जंक्शन के टीचर जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं वही सारे टीचर जो है आपको वहाँ ऑफलाइन पढ़ाते मिलेंगे। तो आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो प्रयागराज सेंटर पर जा सकते हैं, और ऑनलाइन पढ़ना चाहें, आप प्रयागराज सेंटर से दूर हैं या आपके पास समय नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप सीधा जो है www.coaching.in पर चले जाइए। ठीक है ना, वहाँ जाकर के आप सीधा वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको ऐप डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज मूल विधि का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि मूल विधि का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। उस सिलेबस में जो है जो पहला टॉपिक आया था, उस पहले टॉपिक का नाम था भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है ना, दंड विधान अगर इसको इंग्लिश टर्म देखें तो इसका इंग्लिश टर्म है इंडियन पीनल कोड। ठीक है ना, इसका इंग्लिश टर्म है इंडियन पीनल कोड, और शॉर्ट फॉर्म में यह जो है आईपीसी नाम से प्रचलित है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसको? आईपीसी कहा जाता है। दूसरा जो टर्म है दंड प्रक्रिया संहिता, इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीआरपीसी, और पूरा नाम इसका है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है ना, पूरा नाम क्या है इसका? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब पहले तो हम जानेंगे कि इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी या भारतीय दंड विधान का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, कब बनाया गया था, क्या यह प्रचलन में है या नहीं है, कैसे यह जो है लागू होता है, और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं जो है उस पर भी चर्चा करूंगा कि सीआरपीसी जो है क्या है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारतीय दंड विधान जो है कब बनाया गया था। आपने सुना होगा कि 1833 में एक चार्टर एक्ट पास हुआ था। ठीक है ना, एक चार्टर एक्ट पास हुआ था 1833 में। उस चार्टर एक्ट को अगर आप खंगालेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि उस चार्टर एक्ट में एक छोटी सी व्यवस्था की गई थी कि इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, किसका गठन किया जाएगा? विधि आयोग का गठन किया जाएगा। अंग्रेजी में कहें तो एक लॉ कमीशन का गठन किया जाएगा। तो 1833 का चार्टर एक्ट आया और विधि आयोग का गठन जो है हो गया 1834 में। 1 साल लगभग लगा इसके गठन को लेकर के। इस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को। ठीक है ना, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले उनका पूरा नाम है। हिंदी में लिख दिया जाए तो छोटे भाषा में उन्हें कहा जाता है, छोटे शब्दों में लॉर्ड मैकाले से ही वो नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, लॉर्ड मैकाले को आप जानते हैं कि अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा के बड़े समर्थक व्यक्ति थे। अगर भारत में आज इतना सारा इंग्लिश मीडियम में सब चीज़ चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो है उसमें
जो केंद्रीय भूमिका है लॉर्ड मैकाले की है, क्योंकि यही जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुरजोर समर्थन किया था कि आंग्लवादी शिक्षा पद्धति भारत में लागू की जाए। खैर, हमारा उद्देश्य जो है अभी पढ़ना है विधि आयोग। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा एक विधि आयोग स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष थे, पहला विधि आयोग, ठीक है ना, 1834 में जो विधि आयोग बना था वो पहला विधि आयोग था, और उस पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, इस विधि आयोग ने क्या किया, इस विधि आयोग ने एक सामान्य सा जो है क्रिमिनल कोड बनाया, ठीक है ना, दंड संहिता बनाई, और जिसे जो है नाम दिया गया भारतीय दंड संहिता, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 1834 में जो है विधि आयोग का गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, आपने जाना। लेकिन भारतीय दंड संहिता के आते आते जो समय लग गया वो समय हो गया 1860 का वर्ष आ गया, ठीक है ना। यानी देखा जाए तो आईपीसी जो है बना कब था, आईपीसी बना था 1860 में। भारतीय दंड विधान कब बना था, भारतीय दंड विधान बना था 1860 में, ठीक है ना। अब इसको जो है आवश्यकता 1857 की क्रांति के बाद से ज़्यादा महसूस की जाने लगी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति आपने देखा होगा, जिसमें जो है भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने अंग्रेजों को भगाने का पूरा दमखम लगा दिया था। तो यह ठंडे बस्ते वाली प्रक्रिया जो है अचानक 57 के बाद से 1860 में पूर्ण मूर्त रूप ले लेती है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सामान्य प्रकार के जो भी अपराध होते हैं या उस समय अपराधों की जितनी कैटेगरी थी उस सबको संहिताबद्ध किया गया। संहिताबद्ध करने का मतलब हो गया कि उसको कोडिफाई किया गया कि आप अगर ये अपराध करेंगे तो इस अपराध के अंतर्गत आपको 1 साल की सज़ा मिलेगी, या जो है 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार से जो है 10 रुपये का जुर्माना लगाएगा। इस प्रकार से जो है दंड विधान की रचना की गई, ठीक है ना, 1860 में। और पहली बार जो है यह लागू किया गया 1862 ईस्वी के बाद से। यह जो है भारतीय क्षेत्रों में लागू किया जाने लगा, जहां जहां ब्रिटिश का क्या था, कब्जा था, ठीक ना। तो 2 महत्वपूर्ण टर्म आपके पास निकल करके आया। पहला निकल करके आया कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब किया गया था, तो आप बताएंगे भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया था 1860 में। दूसरा टर्म आता है इंपॉर्टेंट, इसे लागू कब किया गया, इसे लागू किया गया 1862 में, ठीक है ना। प्रयोजन को आपने समझ लिया कि प्रयोजन ये था कि उस समय जितने भी अपराध थे, जितनी अपराध की कैटेगरियां समझी गई, उन सब के लिए जो है एक दंड निर्धारित कर दिया गया, ताकि उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्तियों को उस दंड से दंडित किया जा सके, ठीक। अब यही आईपीसी 1860, इस समय कितने वर्ष बीत गए, इस समय वर्ष 2021 चल रहा है, लेकिन इस आईपीसी का ज़्यादातर हिस्सा अभी भी जो है प्रचलित है, ठीक है ना, अभी भी प्रचलित है। जैसे जो है सामान्य भाषा में कोई मर्डर कर देता है तो आप कहते हैं अरे उसने 302 कर दिया है, क्या कर दिया है, 302 कर दिया है। तो यह जो 302 वह कहता है, वह जो है आईपीसी की धारा 302 की ही बात करता है। उसको स्वयं नहीं मालूम है कि वह आईपीसी की बात कर रहा है, भारतीय दंड संहिता की बात कर रहा है, लेकिन धारा जरूर उसको मालूम है कि मर्डर करने की जो सजा है वह सजा किसके तहत परिभाषित है, धारा 302 के तहत परिभाषित है, ठीक है ना। यानी और अगर आप समझें तो 1860 के बाद से आज 2021 में भी सपोज कीजिए कोई भी व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति क्या किया, कोई भी क्राइम किया, उस क्राइम को सबसे पहले देखा जाएगा कि उस क्राइम को लेकर के आईपीसी में जो है क्या विधान लिखा गया है, आईपीसी में क्या दंड निर्धारित किया गया है। तो आईपीसी की धारा जो है सबसे पहले लगा दी जाती है, ठीक है ना।
जैसे कि आपने क्या किया, आप सवर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है ना, कौन से व्यक्ति हैं, सवर्ण व्यक्ति हैं। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, मेरा व्यवहारिक अनुभव है, मैं आपको एकदम इजीली समझाऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। आप सवर्ण व्यक्ति हैं, आप किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीट देते हैं, ठीक है ना, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीट देते हैं, मारपीट देते हैं, चोट वगैरह लग जाती है। तो एक तो अपराध बन गया उसका कि उसने क्या किया, मारा पीटा, ठीक है ना। तो जैसे ही मारपीट का कॉन्सेप्ट आया, वैसे ही आईपीसी में लिखा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारपीट करके चोट पहुंचाएगा, उसको आईपीसी की धारा 323 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो आपके विरुद्ध तुरंत क्या लग गई, 323 आईपीसी की धारा लगा दी गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 1860 में जब आईपीसी बनी थी, तो उस समय जो है तमाम प्रकार के जो है अपराधों के प्रकार नहीं मालूम थे, उससे कई प्रकार के अपराध शामिल हो गए, कई प्रकार के अत्याचार सामने आ गए। तो उन अत्याचारों से निपटने के लिए जो है प्रचलित सरकारों ने तरह तरह के जो है अन्य अधिनियम भी बना लिए हैं, ठीक है ना, अन्य अधिनियम भी बना लिए हैं। जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया कि सवर्ण व्यक्ति ने जो है दबंगई से क्या किया, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पीटा, ठीक है ना। तो जब भी कोई सवर्ण व्यक्ति दबंगई के कारण किसी अनुसूचित व्यक्ति को पीटता है, तो कुछ वर्षों पहले जो है महसूस किया गया कि ऐसा प्रचलन ही बढ़ गया था, तो उससे निपटने के लिए एससी का एक विशेष एक्ट पारित कर दिया गया था, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज अगेंस्ट एससी एंड एसटी करके एक अधिनियम बना दिया गया था। तो अगर आपने क्या किया, आपने जो है किसी एससी व्यक्ति को पीट दिया, तो आपके खिलाफ सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आईपीसी के अंदर क्या प्रावधान है, वह लगा दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि एससी और एसटी एक्ट के अंदर क्या प्रावधान है, उसकी भी धारा लगा दी गई। मान ले धारा 3 का जो दूसरा उपखंड है वह उसके अधीन आता है। तो ये जो है 2 अपराध आपके ऊपर लगा दिए गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप जो है जो भी अपराध कारित करेंगे उसमें जो है आईपीसी का लगना जो है अनिवार्य है। इस प्रकार से आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता पूरे भारतवर्ष के लिए एक सामान्य दंड विधान बन गया है, ठीक है ना। क्या बन गया है, सामान्य दंड विधान बन गया है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध करेगा तो सामान्यतः आईपीसी के अंदर कोई न कोई अपराध की कैटेगरी के अंदर वह शामिल कर लिया जाता है और उसके ऊपर आईपीसी की वह धारा लगा दी जाएगी। इस आईपीसी के बाद तमाम तरह के जो अन्य अधिनियम आए वो भी मौजूद हैं। अगर उसमें से पकड़ आता है तो उस अपराध की भी धारा जो है इसके साथ क्या कर दिया जाती है, इसके साथ संलग्न कर दी जाती है, जो दंड के प्रावधान को क्या करती है और मजबूत करती है। यानी आईपीसी क्या है, आईपीसी सामान्य दंड विधान है, ठीक है ना। क्या है, सामान्य दंड विधान है। आईपीसी की जो पहली धारा थी उसमें तो इसका नाम बताया गया था, तो इसका नाम जो है भारतीय दंड संहिता होगी। उसके बाद अन्य धारा में बताया गया कि यह लागू कहाँ होगी। तो इस समय आईपीसी पूरे भारतवर्ष में लागू है, ठीक है ना। आईपीसी पूरे भारतवर्ष में लागू है। वर्तमान समय की बात हो रही है, कब, 5 अगस्त 2019 के बाद की बात हो रही है। 5 अगस्त 2019 के पहले जो है इसी धारा में यह लिखा रहता था कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान भारत के समस्त राज्यों पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होते हैं। यानी जम्मू और कश्मीर में जो है एक अलग कानून चलता था, एक अलग दंड विधान चलता था जिसे कहा जाता था रणजीत पीनल कोड। क्या कहा जाता था, रणजीत पीनल कोड, या हिंदी में कह लीजिए जाए तो रणजीत दंड संहिता कहा जाता था। अब चूंकि 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस समाप्त हो गया है, तो वहाँ यह रणजीत पीनल कोड का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, वहाँ भी जो है आईपीसी लागू हो गई है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए विकल्प में
4 विकल्प दिया जाए, प्रश्न पूछा जाए कि आईपीसी जो है कहाँ लागू है। पहला विकल्प दे दिया जाए पूरे भारत में, दूसरा विकल्प दिया जाए पूरे भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर, तीसरा विकल्प दे दिया जाए पूरे भारत में सिवाय जो है असम, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ करके। तो आप बताएंगे कि इस समय जो है इस प्रकार से 4 विकल्प बनाया जा सकता है। आप बताएंगे कि आईपीसी जो है पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है, ठीक ना। और आपने क्या समझा कि आईपीसी जो है किस तरीके से कोडिफाई किया गया है, कैसे जो है किसी के ऊपर आईपीसी लगाया जाता है। अब हमें ध्यान यह देना है, ध्यान हमें क्या देना है, ध्यान यह देना है कि आईपीसी के तहत आपको पढ़ना क्या है। आईपीसी में मान लीजिए 23 अध्याय है, 23 अध्याय में ढेर सारे जो है धाराएं हैं। अब क्या आपको सारी धाराएं पढ़नी है? क्या आपको पूरा धारा रट करके जाना है? अगर जो है सिलेबस दे दिया गया आईपीसी का, तो आईपीसी कहने का मतलब कि आप आईपीसी पढ़ लीजिए, लेकिन नहीं, एग्जामिनर जो है आपसे यह नहीं उम्मीद करता है कि आप जो है आईपीसी के जो है एकदम अच्छे प्रवीण व्यक्ति बन जाइए या फौजदारी वकील बन जाइए। ऐसी अपेक्षा एग्जामिनर को नहीं है, कम से कम बोर्ड को तो नहीं है कि आप फौजदारी वकील बन जाइए, आपको जो है क्राइम से संबंधित पूरी धारा मालूम हो। ऐसी बिल्कुल भी अपेक्षा आपसे नहीं है। वरन यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैंने देखा है कई सारी कोचिंगों में आईपीसी खोल दिया गया है। आईपीसी की धारा 1 नोट करिए क्या है, आईपीसी की धारा 2 ये नोट करिए, 3 ये लिखा गया, 4 में ये लिखा गया है। यह जो है आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को उठा करके देख लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न कदापि नहीं पूछे गए हैं। अगर पूछा गया है तो केवल वही धाराएं पूछी गई हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। क्या है? जो बहुत विवादास्पद हैं, कंट्रोवर्शियल धाराओं को ही पूछा गया है। तो हमारा जो पढ़ने का उद्देश्य होगा आईपीसी का, आज का जो यह वीडियो है यहीं तक सीमित रहेगा, परिचय तक ही सीमित रहेगा। कल से जो है हम पढ़ेंगे कि आईपीसी की महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी धाराएं कंट्रोवर्शियल रही हैं, कौन कौन सी धाराओं पर सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में कोई विशेष जजमेंट आया है, उसको जो है हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम पढ़ेंगे। न कि अपना सर इस बात में खपाएंगे कि आईपीसी को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक का चट कर जाते हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, वरन आपको परीक्षा हाल में केवल कंफ्यूजन होगा। क्योंकि एक तो आईपीसी की धारा इतनी जटिल है कि अच्छे अच्छे वकील भी जो है इसको एक्सप्लेन करने में गच्चा खा जाते हैं। आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो आपको आईपीसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, वहाँ भी आपको आईपीसी पढ़ाया जाएगा, एक एक धारा जो है बारीकी से समझाया जाएगा। लेकिन अभी जो है जो एग्जामिनर आपसे अपेक्षा कर रहा है, वह अपेक्षा कर रहा है, जैसे शुरू का मैंने आपको परिचय बताया कि आईपीसी की रचना किस लिए की गई थी, किन हालातों में की गई थी, वर्तमान समय में आईपीसी कहाँ तक प्रासंगिक है, कौन कौन सी ऐसी धाराएं हैं जो विवादास्पद रही हैं, किन किन धाराओं पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। बस ऐसी गिनी चुनी 20 से 25 धाराओं को आपको पढ़ना है, नोट करना है, और पूरा विश्वास आप मान के चलिए, इस बात को विश्वास मान के चलिए कि इससे बाहर का कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। मेरे लिए बेहतर यह है कि आप जो है 100 प्रश्नों को पढ़िए और उसमें से जो है 97 परीक्षा में आए और उनको आप करके आ जाइए, न कि आप 10,000 प्रश्नों को पढ़िए और 10,000 प्रश्नों में से 100 का 100 फंस जाए। इसको पढ़ने की अपेक्षा आप 100 प्रश्न ऐसे पढ़िए जिसमें से 97 प्रश्न आते हों, न कि आप इस बात पर जाइए कि जैसे कुछ लोग दावा करते हैं जो मैंने पढ़ाया वही आया। भाई आप पूरी आईपीसी खोल करके पढ़ा दीजिए, पूरी सीआरपीसी की एक एक धारा जो है बाँच दीजिए, किसी को समझ में आए या ना आए तो उसी में से तो आना ही है। लेकिन उसका क्या मतलब है, उसको कौन कितना रिटेन करता है, कौन कितना रिटेन कर पाता है, क्योंकि आईपीसी ही तो केवल पढ़ना नहीं है। इस दूसरे खंड में जो है, दूसरे खंड में जीके पढ़ना है, फिर मूल विधि में तमाम विधियां हैं, आईपीसी ही नहीं है, तमाम विधियां हैं, उसके बाद तब संविधान भी पढ़ना है। तो उतने
2-4 प्रश्नों के लिए जो है इतनी मेहनत करना बेकार है, ठीक है ना, इतना मेहनत करना बेकार है। बस आपको समझदारी से जो है, समझदारी से, बहुत समझदारी से अपने समय का सही सदुपयोग करते हुए मेरे साथ जो है मूल विधि पढ़ना है। मेरा पूरा विश्वास है मेरे साथ आप मूल विधि पढ़ेंगे, मैं इसका बहुत एनालिसिस करता हूँ तब आपके सामने आता हूँ। एनालिसिस इस बात पे करता हूँ कि पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और एग्जामिनर का मूड क्या है, एग्जामिनर क्या चाहता है, इस बात की एनालिसिस करके तब मैं जो है आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब मैं आपको जो है पढ़ाने के लिए फैक्ट्स देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूँ और तब समझाता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। ध्यान दीजिएगा कि मूल विधि की अब जितने भी वीडियोज आएंगे वो आपको फ्री उपलब्ध नहीं होंगे। अगर आप मेरे साथ मूल विधि पढ़ना चाहते हैं तो आज ही यूपीएसआई के केजीएफ बैच में एडमिशन ले लीजिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रयागराज सेंटर चले जाइए, वहाँ जो है एडमिशन ले लीजिए। वहाँ भी जो है मैं डेडिकेटेड होकर के मूल विधि का पूरा टॉपिक खत्म करूँगा, ठीक है ना। तो ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।